तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और ओमान के बीच हुए एक बहुत ही अहम आर्थिक समझौते की। पर ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छिपी है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं। $10.6 बिलियन। जी हाँ, यह है 2024-25 में भारत और ओमान के बीच का द्विपक्षीय व्यापार। मतलब ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बड़े से नंबर के पीछे, इस डील की शर्तों में आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा खोद कर देखते हैं, परत दर परत। तो ये जो समझौता है, इसका ऑफिशियल नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि सीपा। और आप ये समझिए कि ये खाड़ी देशों में भारत की जो आर्थिक मौजूदगी है, उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, ये कोई आम समझौता नहीं है। सबसे खास बात तो ये है कि ओमान ने करीब 20 सालों में पहली बार कोई ऐसा बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसका सीधा मकसद यही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार करना आसान हो और निवेश भी बढ़े। अच्छा, अब इस सौदे को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं, क्योंकि ओमान के लिए ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये उनकी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती से भी जुड़ा हुआ है। और वो चुनौती क्या है? वो है खाद्य सुरक्षा, यानी फूड सिक्योरिटी। ओमान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि वो खाने पीने की चीजों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। और ये लक्ष्य कितना मुश्किल है, ये स्लाइड आपको साफ दिखा देगी। आप देखिए, ओमान की जो कुल जमीन है, उसका सिर्फ 4.25% हिस्सा ही ऐसा है जिस पर खेती हो सकती है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? और इस चुनौती का सबसे अच्छा उदाहरण हमें डेयरी सेक्टर में देखने को मिलता है। एक तरफ ओमान हर साल 18 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करता है, जो सुनने में काफी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे 30,000 टन डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। तो अब हमारे पास कहानी के दो हिस्से हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरी तरफ है ओमान की अपनी स्थानीय जरूरतें और चुनौतियां। और बस यहीं पर यह पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अब ऊपर से देखें तो ये डील दोनों के लिए विन विन सिचुएशन लगती है। भारत को क्या मिलता है? अपने सामान और सर्विसेज के लिए खुला बाजार। और ओमान को क्या मिलता है? उसे ऊर्जा और फर्टिलाइजर्स के लिए भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिल जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है इस समझौते की बहिष्करण सूची या एक्सक्लूजन लिस्ट। ये वो चीजें हैं जिन पर ड्यूटी में कोई छूट नहीं मिलेगी। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका है? जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स का। इस पूरी रणनीति को हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है। उनका कहना था कि मकसद सिर्फ बाजार खोलना नहीं है, बल्कि भारत के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कि डेयरी, उनकी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस डील के पीछे के बड़े स्ट्रेटेजिक खेल को समझते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत के नजरिए से देखें तो ये समझौता उसकी ऊर्जा सुरक्षा को पक्का करता है, सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है और हाँ, खाड़ी में उसके जियोपॉलिटिकल असर को भी बढ़ाता है। एक तरह से दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है, उसके बीच अपने एक्सपोर्ट्स को डी रिस्क करने की ये एक बहुत सोची समझी चाल। और देखिए, ओमान के साथ ये जो डील हुई है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर देखा जा सकता है, ये भारत की एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और अब यूके और ओमान के साथ भी ऐसी ही रणनीतिक साझेदारियां की गई हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? आज के दौर के ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में ये हमें क्या बताता है? तो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि आज के जो व्यापार समझौते हैं, वो सिर्फ फ्री ट्रेड के बारे में नहीं होते। ये असल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूल हैं, जिनसे आप बाजार खोलते भी हैं और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रणनीतिक रूप से रक्षा भी करते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, तो क्या इस तरह की टारगेटेड पार्टनरशिप यानी चुनिंदा देशों के साथ की गई साझेदारियां ही मुक्त व्यापार का नया चेहरा बनने जा रही हैं? ये एक सोचने वाली बात है।